Hello students, just we are going to begin with the chapter The Sermon at Banaras. This is the 10th chapter from your book First Flight. So let's move further and know about the chapter. Gautam Buddha, this is the chapter about Gautam Buddha and his knowledge, vast knowledge. So Gautam Buddha 563 BC to 483 BC का ये इंसिडेंट रहा है. उनका जो लाइफ ड्यूरेशन रहा है, लाइफ पीरियड रहा है, वो 563 BC से 483 BC तक रहा. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस. उनकी जो जिंदगी थी उसकी शुरुआत एज अ प्रिंस हुई, एक राजकुमार की तरह हुई, और उस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ गौतम. ओके, एंड दिस इज द इंसिडेंट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया का ये इंसिडेंट है जहां वो पैदा हुए एंड एज अ प्रिंस वो वहां पे ब्रॉटअप हुए, पले बड़े, और बाद में जाके वो गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए. आगे देखते हैं. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सैक्रेड scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. तो आगे क्या है कि 12 years के जब वो थे देन ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, के लिए उनको भेज दिया गया था हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स की स्कूलिंग के लिए, यानी कि जो हिंदूज के पवित्र सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, और स्क्रिप्चर्स होते हैं जो ग्रंथ, धर्म ग्रंथ होते हैं, उनको रीड करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए उनको स्कूल भेजा गया. एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद क्या होता है, वो वापस घर आते हैं और शादी करते हैं एक प्रिंसेस से, एक राजकुमारी से. मीन्स ही वॉज 12 एट व्हेन ही वॉज सेंट टू स्कूल, एंड लेटर 4 years मीन्स व्हेन ही वॉज ऑफ 16 years ही गॉट मैरिड. ओके, लेट्स मूव फर्दर. एंड दे हैड अ सन. उनके एक बेटा हुआ. एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बीफिटेड रॉयलिटी. और बिल्कुल एक ठाट बाट से, बीफिटेड का मतलब होता है, बीफिटेड रॉयलिटी मीन्स बहुत ठाट बाट से रहना, बहुत अच्छे से रहना. 10 years तक उसके बाद वो बहुत अच्छे से रहे, विद रॉयलिटी रहे, रॉयल तरीके से रहे. एट अबाउट द एज ऑफ 25, और जो वो 25 के हुए, कौन, राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ गौतम. जब वो 25 years के हुए तो क्या होता है, एट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हियरटोफॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग टू द वर्ल्ड. उनका सामना हुआ किससे, सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड से, संसार के दुखों से उनका सामना हुआ. वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन. चांस्ड अपॉन का मतलब है केम अक्रॉस बाय चांस उनके सामने कौन आ गया, एक सिक मैन आ गया. एंड देन लेटर एन एज्ड मैन मीन्स एक बूढ़ा आदमी आ गया. एंड देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और उसके बाद में एक शव यात्रा वहां से निकल रही थी, फ्यूनरल प्रोसेशन जिसको बोलते हैं, वो लोग वहां से निकल रहे थे, उनको उन्होंने देखा राजकुमार सिद्धार्थ ने. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म्स. और फिर एक मॉन्क को देखा जो कि एल्म्स यानी कि भीख मांग रहा था, उस भिक्षुक को देखा. दिस साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड. अब ये जो साइट्स थे, साइट मीन्स होता है दृश्य, सो मूव्ड हिम, इतना हिला दिया उनको इन दृश्यों ने, दैट ही हैड एट वंस, वो तुरंत के तुरंत ही कहाँ निकल गए, वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट. मीन्स वेंट आउट द वर्ल्ड का मतलब है अपने राज्य से बाहर निकल गए, एनलाइटनमेंट सीख करने के लिए. एनलाइटनमेंट का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज अचीव करने के लिए वो कहाँ निकल गए, आउट इनटू द वर्ल्ड, यानी कि संसार में चले गए, या ये कहिए कि अपने राजमहल को उन्होंने छोड़ दिया. आगे देखते हैं. ही वेंडर्ड फॉर 7 years. 7 years तक वो वेंडरिंग करते रहे. एंड फाइनली सेट डाउन अ पीपल ट्री, और एक पीपल ट्री के नीचे फाइनली बैठ जाते हैं. वेयर ही वोड टू स्टे, जहां उन्होंने वोड का जो मीनिंग है बच्चों वो क्या है, शपथ लेना, संकल्प लेना. टू स्टे मीन्स रुकने का, जहां उन्होंने रुकने का संकल्प लिया. अंटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक कि उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा, मतलब ज्ञान नहीं मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगी, इस चीज की जानकारी नहीं मिलेगी कि संसार में इन दुखों का कारण क्या है. तो एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद उनको ज्ञान मिल गया. ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उन्होंने उस ट्री का नाम, पीपल के पेड़ का नाम क्या रखा, बोधि ट्री, यानी कि ट्री ऑफ विजडम. ही बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. अब वो क्या करने लगे, लोगों को बताने लगे, शेयर करने लगे अपनी न्यू अंडरस्टैंडिंग्स को, अपनी नई नॉलेज को, अपने नए ज्ञान को, अपने एनलाइटनमेंट को. आगे देख लेते हैं. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उस पॉइंट की वजह से वो एज अ बुद्धा की तरह फेमस हो गए, जाने जाने लगे. द अवोकंट और द एनलाइटेंड मीन्स जागृत या ज्ञानी बुद्धा की तरह वो जाने जाने लगे.
एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। चीजें देखने की हैं, आपको ध्यान रखना है, मे बी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और जो पहला सरमन, फर्स्ट सरमन, सरमन मीन्स क्या होता है बच्चों? सरमन होता है एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल मोरल टॉक, जिसको हम कहते हैं रिलीजियस स्पिरिचुअल या मोरल टॉक होता है सरमन। तो सबसे पहला उनका जो सरमन था वो उन्होंने सिटी ऑफ बनारस में दिया, यानी कि बनारस शहर में दिया। एंड मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज। और ज्यादातर ये जो क्या है, ये जो बनारस है ये क्या है? मोस्ट होली प्लेस है, बहुत ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है डिपिंग की वजह से। यानी कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति डिपिंग करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं गंगेज में, तो वो बहुत ज्यादा एक तरीके से माना जाए कि यूजफुल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बनारस है इसको क्या बोला गया है? मोस्ट होली प्लेस ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज। यानी कि जहां जहां होके गंगा बहती है उन सभी प्लेसेस में से मोस्ट होली प्लेस किसको माना जाता है? बनारस को माना जाता है। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। और इस सरमन को वहां प्रिजर्व किया गया और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है इस स्टोरी के अंदर। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और ये बुद्धा की जो विजडम है, उनकी जो नॉलेज है, ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, ये क्या है? काइंड ऑफ सफरिंग के इनस्क्रूटेबल है। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा जिसको समझा ना सके, समझा ना जा सके। यानी कि कुछ ऐसी चीज, बुद्धा की वो विजडम, बुद्धा का वो ज्ञान जिसको कि लोग समझने में अक्षम हो जाते हैं कई बार। तो ऐसी उनकी बुद्धिमत्ता को, ऐसी उनकी नॉलेज को यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है। देखिए, कीसा गौतमी ये करेक्टर है अपने सामने इस स्टोरी की। तो कीसा गौतमी जो है हैड एन ओनली सन। कीसा गौतमी नाम की जो लेडी है उनका इकलौता एक बेटा था एंड ही डाइड, और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। और उसी दुख में वो अपने डेड चाइल्ड को सारे नेबर्स के पास लेके जाती थी एंड आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे उसकी दवा पूछती थी। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। और लोग उसको जबकि बोलते भी थे कि आपका जो बेटा है ये अपने सेंसेस को लॉस्ट कर चुका है, मीन्स द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। अब थोड़ा आगे चल के जो कीसा गौतमी है वो एक व्यक्ति से मिली जिसने उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई किया, और उसने कहा आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड। थाई चाइल्ड मीन्स योर चाइल्ड। मैं तुम्हारे चाइल्ड के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, मतलब तुम्हारे चाइल्ड के लिए तो मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूं जो कि कर सकता है, जो ये दे सकता है। अब आगे देख लेते हैं। एंड द गर्ल सेड, और उस महिला ने, उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, प्लीज मुझे बताओ सर, हु इज इट, ये कौन है? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू सांख्य मुनि द बुद्धा। यानी कि वो उसको बुद्धा का रेफरेंस दे देता है वो व्यक्ति, और उसको बोलता है कि सांख्य मुनि यानी कि बुद्धा के पास में जाओ। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। अब जो कीसा गौतमी है बुद्धा के पास पहुंचती है और रोने लगती है, लॉर्ड द मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। कि हे लॉर्ड, हे मास्टर, मुझे वो मेडिसिन दो जो कि मेरे बच्चे को क्योर कर दे, मेरे लड़के को क्योर कर दे। आगे देख लेते हैं। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। अब बुद्धा उसको बोलते हैं कि मुझे हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, और मस्टर्ड सीड होते हैं सरसों के दाने, तो मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने लाओ। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, और जब लड़की ने उस खुशी में प्रोक्योर किया, प्रोमिस किया प्रोक्योर करने का, इसको मतलब लाने का, उन मस्टर्ड सीड को लाने का उसने प्रॉमिस किया, सीड्स को लाने का बुद्धा से। तो बुद्धा ने कहा, द बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन, seeds must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent और फ्रेंड। और ये जो मस्टर्ड सीड तुम लेके आओगी ना, ये ऐसे घर से लेके आना जिसमें किसी ने भी अपना या तो बच्चा या अपना हस्बैंड या फिर अपना पेरेंट्स या फिर अपना फ्रेंड ना खोया हो, यानी कि उसकी डेथ ना हुई हो। एक ऐसे घर से लेके आना जिसमें कोई भी डेथ ना हुई हो। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर में जाती। एंड द पीपल पिटाइड हर एंड सेड, लोग उस पर दया करते और बोलते, हियर इज द मस्टर्ड सीड, कि ये लो मस्टर्ड सीड, टेक इट, इसको ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और अ डॉटर और अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। और लेकिन जब वो पूछती थी कि तुम्हारा बेटा, बेटी या फिर फादर या मदर, तुम्हारी फैमिली में कोई डाई हुआ है क्या, कोई मरा है क्या,
तो उनका जो आंसर होता था वो ये होता था कि हाँ, अलास द लिविंग आर फ्यू, मतलब जिंदा तो बहुत ही कम लोग हैं लेकिन मरे हुए लोगों की संख्या, मरे हुए लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत पूछो, ऐसे मत कहो, वो उसको ऐसे बोलते थे। आगे देखते हैं, डू नॉट रिमाइंड अस टू आर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे डीपेस्ट ग्रीफ को, हमारे दुखों को याद मत दिलाओ, वो उस महिला को ऐसे बोल देते थे। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई भी घर नहीं था वहां पे जिसमें से किसी बिलव्ड वन की डेथ ना हुई हो, यानी कि ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें से किसी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो। कीसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, कीसा गौतमी अब बहुत थक गई थी और होपलेस हो गई थी। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और बैठ गई वे साइड में और वॉच करने लगी लाइट ऑफ द सिटी को। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, क्योंकि ये जो लाइट्स थी वो फ्लिकरिंग कर रही थी और फिर वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और विलुप्त हो जाती थी, मीन्स बुझ जाती थी। फ्लिकरिंग करती थी और फिर बुझ जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगेन्ड एवरीवेयर, और फिर लास्ट में क्या होता है, डार्कनेस हो जाती है सारी जगह पे, डार्कनेस अपना रिगेन कर लेती है, फैल जाती है, अंधेरा फैल जाता है सब जगह। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और वो अब जो फेट ऑफ मैन है यानी कि इंसानों का जो किस्मत है उसको पहचान जाती है। एट देयर एंड दैट देयर लाइव्स फ्लिकर्स अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि जो व्यक्ति हैं उनकी जिंदगी भी फ्लिकर अप करती हैं और फिर बाद में बुझ जाती हैं। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, अब उसने अपने आप से मतलब सोचा, खुद से सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, मैं मेरे ग्रीफ में, मेरे दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबके लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। आगे बोलती है कि वैली ऑफ दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेसेस, यानी कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी। और वैली ऑफ डेजोलेशन में, डेजोलेशन होता है एकांतपन, निराशा जिसको बोले। तो इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, यानी कि वैली ऑफ डेजोलेशन में या इस अकेलेपन में, देयर इज द पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, जो व्यक्ति को इमॉर्टैलिटी की तरफ ले जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, यानी कि उस व्यक्ति को जो कि सरेंडर कर चुका होता है अपनी पूरी सेल्फिशनेस को, मतलब जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता है, फिर वो क्या होता है, इमॉर्टैलिटी की तरफ चला जाता है। इमॉर्टैलिटी मीन्स अमरता, उसको अमरता प्राप्त हो जाती है अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ हो जाता है, सेल्फिशनेस को छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है। आगे देख लेते हैं, द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्धा उसको बोलते हैं कि जो लाइफ ऑफ मॉर्टल्स है इस संसार में, जो व्यक्ति की यानी इंसान की जो जिंदगी है, इज ट्रबल्ड, वो क्या है, बहुत परेशानी भरी है। एंड ब्रीफ, बहुत छोटी है। एंड कंबाइंड विद पेन, और दुखों से भरी है। फॉर देयर is not any means by which those who have been born can avoid dying, और इस वजह से ही यहाँ पे जो क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, those who have been born, जो पैदा हुए हैं वो अवॉइड हो सके मरने से, ऐसा हो नहीं सकता है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, यानी कि ओल्ड एज में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, मृत्यु है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही नेचर है लिविंग बींग्स का। ठीक है, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यानी कि जैसे राइप फ्रूट्स जो होते हैं, राइप का मतलब होता है पके हुए जो फल होते हैं, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, उनको गिरने का डर रहता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, ऐसे ही जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जब वो पैदा हो जाता है तो उसको मरने का डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी डेथ होनी निश्चित है, ये कंफर्म हो जाता है। एज ऑल अर्थन वेजल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, जैसे कि एक अर्थन वेजल होता है, मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसको कि पॉटर बनाता है, उसका एंड भी टूटने से हो जाता है, ऐसे ही लाइफ ऑफ मॉर्टल्स है, इंसानों की जिंदगी है जो कि भगवान ने दी है, और टाइम के साथ वो भी खत्म हो जाती है। बोथ यंग एंड एडल्ट, यानी कि चाहे यंग हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे फूल हो, चाहे वाइज हो, ऑल फॉल इनटू पावर ऑफ डेथ, सभी को डेथ के सामने फॉल इनटू होना है, यानी कि गिरना है, यानी कि सबकी मृत्यु होनी है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी क्या है, डेथ के सब्जेक्ट हैं, यानी कि डेथ के शिकार हैं, मृत्यु के शिकार हैं। आगे बोलते हैं, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, यानी कि जिन पे जो डेथ है ना वो ओवरकम पा लेती है, जिन पे डेथ विजय पा लेती है, या जिनकी मृत्यु हो जाती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, उनको जिंदगी से छुटकारा वो दे देती है।
एंड अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, तो उस वक्त जो फादर होता है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता. नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही कोई रिश्तेदार अपने रिलेटिव्स को बचा सकते हैं, रिलेशंस को बचा सकते हैं. मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off. जबकि रिलेटिव्स रो रहे होते हैं, लेमेंट कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, तो एक एक करके जो मॉर्टल्स हैं उनको कैरिड ऑफ किया जाता है, यानी कि उनको जो डेथ है वो उनपे ओवरकम कर लेती है, चाहे उनके रिलेटिव्स जो है वो कितना भी रोते रहें. आगे देखते हैं. लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे कि एक ऑक्स है वो स्लॉटर में चला जाता है. जैसे कि एक ऑक्स जो होता है, स्लॉटर का मतलब होता है संहार करना, यानी कि मार देना. जैसे कि एक बैल को मार दिया जाता है, उसी प्रकार से जो मृत्यु है वो भी व्यक्ति को अपने कब्जे में, अपने वश में, अपने कंट्रोल में ले लेती है. सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसलिए जो वर्ल्ड है ना वो एफ्लिक्टेड है. एफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन. जो पूरा संसार है वो इन सारी चीजों से ग्रसित है. आगे देख लेते हैं. डेथ एंड डिके, डेथ एंड डिके से ग्रसित है पूरा जो संसार है, उसमें मृत्यु है, नाश है, विनाश है, होना है, ये कंफर्म है. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो वाइज पर्सन होते हैं वो ग्रीव नहीं करते, दुख नहीं करते. नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के टर्म्स को वो जानते हैं, यानी कि संसार की जो एक रूल है, संसार का जो एक नियम है उसको वो जानते हैं, इसलिए वो दुखी नहीं होते. नॉट फॉर वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोना और ना ही दुखी होना किसी को पीस ऑफ माइंड दे सकता है, यानी कि कितना भी रो लो किसी के जाने पे, किसी की डेथ होने पे, वो पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता. ऑन द कंट्री, जबकि इसके विपरीत में क्या होता है, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, उसका जो दुख है वो दुगना हो जाएगा. ठीक है, पेन उसका ग्रेटर हो जाएगा, उसका दर्द दुख जो है वो बढ़ जाएगा, और उसकी जो बॉडी है वो भी सफर करेगी, यानी कि वो बीमार हो जाएगा. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार कर लेगा और पीला पड़ जाएगा. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, जबकि जो डेड पर्सन है वो उसके लेमेंटेशन से वापस नहीं आएगा, बच नहीं जाएगा. ठीक है. ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, यहाँ पे बात कहते हैं बुद्धा कि वो बोलते हैं कि अगर किसी को सीख करना है ना, पीस को प्राप्त करना है, ही हु सीक्स पीस, जो भी व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसको विलाप का जो एरो है, जो तीर है, पश्चाताप का, रोने का, दुख का जो तीर है उसको निकालना पड़ेगा. एंड लेमेंटेशन का, कंप्लेंट्स का और ग्रीफ का जो एरो है उसको निकालना पड़ेगा, तभी उसको पीस ऑफ माइंड मिल सकता है. ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, यानी कि वो व्यक्ति जो कि ड्रॉन आउट कर देता है, खींच देता है उस एरो को, उस तीर को, एंड हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और फिर उसको क्या मिल जाता है, पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, पीस ऑफ माइंड अचीव हो जाती है. ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड, यानी कि जो कि सॉरो पे विजय प्राप्त कर लेता है. ही हु हैज ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, जीत जाना, जीत लेना. तो जो सॉरो को जीत लेता है ना, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वो सॉरो से फ्री हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है, एंड बी ब्लेस्ड, और हमेशा फिर खुश रहता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस स्टोरी, दैट वाज द रियल स्टोरी ऑफ बुद्धा. ओके, सम क्वेश्चंस, दीज आर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन. और इससे ऊपर जो क्वेश्चन है, एक बार मैं इनको आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं पूछा हुआ है कि व्हाट इज द सरमन, ये एक्टिविटी टाइप में है. व्हाट इज द सरमन, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन आई थिंक यू नो कि सरमन क्या होता है. सरमन होता है एक रिलीजियस या मोरल टॉक होता है. इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक? श्योर, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर. लेक्चर क्या होता है, टॉक क्या होता है. ये लेक्चर जो होता है एक्चुअली ये किसी क्लास में दिया जाता है, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो भी एक लेक्चर दे सकते हैं, वो सरमन नहीं दे सकते. सरमन तो क्या होता है, स्पिरिचुअल या रिलीजियस या मोरल लेसन होता है, मोरल टॉक होता है. और इसके जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन हर सन डाइज, कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड व्हाट डज शी आस्क फॉर, उसने किस चीज के लिए पूछा, डज शी गेट इट, और क्या वो उसको मिल पाया, एंड व्हाई नॉट, और क्यों नहीं मिल पाया. बिल्कुल भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको कर चुके हैं कि व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, यानी कि जब कीसा गौतमी के बेटे की डेथ हो गई तो वो एक घर से दूसरे घर में जाती है. एंड व्हाट डज शी आस्क फॉर, शी आस्क फॉर द मस्टर्ड सीड. डज शी गेट इट? No, she cannot get it. Why not? Because there was not a single house in that town, in that village, who had not lost his beloved one. हो गया ये आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है, कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा.
What does she ask for the second time around? Does she get it? Why not? वो क्यों नहीं कर पाई? देखिए सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप एक बार रीड करोगे तो आंसर खुद से ही आ जाएंगे। सो स्टूडेंट, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।